हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। यार आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आप लोग के इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम 17 मार्च के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, जो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द गिवन पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड आपको बताना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग को आंसर आता है तो आप लोग मेरे से पहले कमेंट करके आंसर बता सकते हो। मेरे बताने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट में बता सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आप लोग को आंसर आता है। देखो पहला पेयर क्या कह रहा है, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं गुड्स दैट आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। ठीक कह रहा है भाई, ये वाला पेयर तो बिल्कुल ठीक है। कैपिटल गुड्स को क्या कह रहा है, गुड्स यूज्ड एज फिक्स्ड असेट बाय द प्रोड्यूसर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो दूसरों की प्रोडक्शन में काम करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। कंजम्पशन गुड्स में क्या लिख रहा है, गुड्स विच आर नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ये भी ठीक कह रहा है। फाइनल गुड्स में क्या कह रहा है, गुड्स विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। भाई ये गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो पूरी बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं प्रोडक्शन की, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। तो डी वाला पेयर जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात को। देखो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। असर्शन में दे रहा है गवर्नमेंट ट्राइज टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय इट्स बजटरी पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करती है बजटरी पॉलिसीज के थ्रू। भाई बिल्कुल सही लाइन लिखी है, एकदम सही लाइन है ये। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है जब भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है ना, अपने खर्चे कम कर देती है, अपनी डिमांड कम कर देती है, ताकि जो इकोनॉमी में डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो कम हो जाए। बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट है एक्सर्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया भाई, इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। कह रहा है जो एमपीसी है ना, एमपीसी जो है वो एमपीएस से ज्यादा है। एमपीसी एमपीएस से ज्यादा, तो पूछ रहा है बताओ के की वैल्यू क्या हो सकती है, इनमें से पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है के की। बच्चों के होता है मनी मल्टीप्लायर, इसको वो निकालने का फॉर्मूला होता है भाई वन माइनस एमपीसी, वन अपॉन वन माइनस एमपीसी। मान लो कि एमपीसी है भाई, एमपीसी कुछ भी मान लो, एमपीसी को मान लो 0.6 है। अगर एमपीसी 0.6 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, वन माइनस 0.6। अगर एमपीसी 0.6 से बच्चों याद रखना तो एमपीएस 0.4 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम वन होता है, इन दोनों का सम कितना होता है बच्चों, वन होता है। तो जब एमपीसी ग्रेटर देन एमपीएस है, यानी 0.6 जो होता है वो 0.4 से बड़ा होता है, तो देखो के कितना आ रहा है, के कितना आ रहा है देख लो यहाँ पे। ये आ जाएगा बच्चों, डेसिमल हटेगा ये 2.5 आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा, मतलब ये 2 से ग्रेटर आएगा हमेशा। क्या आएगा बच्चों, 2 से ग्रेटर आएगा, तो ए ऑप्शन हो गया इसका। यानी कि जब भी एमपीसी एमपीएस से ज्यादा होगा तो के जो होगा वो ग्रेटर देन 2 आएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2 से बड़ा आएगा। समझ गए मेरी बात को। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस निकिता एन इकोनॉमिक्स टीचर वाज डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग विद द स्टूडेंट्स। मेक इन इंडिया प्रोग्राम विल कॉज राइज इन डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भाई मेक इन इंडिया से क्या होगा, मेक इन इंडिया से डैश होगा, राइज होगा, मतलब किसमें, सप्लाई में होगा, डिमांड में होगा, पूछ रहा है। हेंस डैश इन द करंट बैलेंस ऑफ बीओपी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री। देखो अब मेरी बात समझो, अगर मेक इन इंडिया होगा, अगर मेक इन इंडिया होगा तो बाहर की जो कंट्रीज होती है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी ना भाई। कहाँ इन्वेस्ट करेगी भाई, इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, तो उनको फॉरेन करेंसी की नीड पड़ेगी, यानी कि हमारी फॉरेन करेंसी की सप्लाई होगी। क्या होगी भाई, हमारी फॉरेन करेंसी की सप्लाई होगी, और ये सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ जाएगी तो बीओपी हमारा इंप्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बीओपी इंप्रूव हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया देख लो, ऑप्शन नंबर हो गया भाई सी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। समझ गए मेरी बात को। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम कॉलम वन एंड कॉलम टू। आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के आगे लिख रहा है कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, बिल्कुल गलत लिख रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है बच्चों, वो मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। किस में आता है वो, मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, फिस्कल पॉलिसी में नहीं आता है। तो पहला गलत लिखा। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या लिख रहा है, मिनिमम रेशियो ऑफ टोटल बैंक डिपॉजिट विच दे हैव टू कीप विद देमसेल्फ। नहीं भाई, ये एसएलआर होता है, ये एसएलआर होता है, जो भी कमर्शियल बैंक को पैसा अपने पर रखना होता है उसको एसएलआर बोलते हैं, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये पेयर भी एकदम गलत है। समझ गए मेरी बात को। थर्ड पेयर क्या कह रहा है, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक जो होता है ये सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन होता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, सी सही हो गया, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है एकदम। समझ गए मेरी बात को। डी भी एक बार पढ़ लेते, कह रहा है रिजर्व रिक्वायरमेंट, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। नहीं भाई, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली।
स्टेटमेंट 1 दे रहा है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। कह रहा है जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है वो इनकम के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। भाई गलत कह रहा है, एकदम एकदम गलत कह रहा है। जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है ना बच्चों, इसका नाम ही ऑटोनॉमस है। भाई इसको इनकम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये फिक्स रहती है। क्या रहती है? फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है ये। तो ये गलत दे रहा है स्टेटमेंट 1। कह रहा है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट चेंजेस विद चेंज इन द स्टेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम लेवल इन द इकोनॉमी। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है भाई। तो स्टेटमेंट 2 सही होगा, यानी कि 1 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। समझे मेरी बात को? भाई सेवेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है गवर्नमेंट का, मैं आपको बता देता हूँ पहले। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे या तो सरकार का कोई एसेट बढ़ता है या कोई लायबिलिटी कम होती है। अगर आप लोगों को एसेट लायबिलिटी में दिक्कत आ रही, बता दूं, एसेट मतलब रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज होते हैं। एसेट मतलब होता है रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, और सॉरी लैंड हो गई, और बाकी के एसेट्स हो गए, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गए, सब एसेट्स होते हैं। लायबिलिटीज क्या होती है भाई? लोन वगैरह जो होते हैं वो उनको लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? या तो गवर्नमेंट को कोई एसेट बढ़े या कोई लायबिलिटी घटे। समझे मेरी बात को? कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एसेट बढ़ रहा है इससे, तो भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करी तो एसेट बढ़ेगा, ये भी है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन्स एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया। भाई लोन देना भी तो एक असेट ही होता है। लोन लेना लायबिलिटी होती है, लेकिन लोन देना असेट होता है। तो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दी अबव हो गया इसका आंसर। समझे मेरी बात को? एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कह रहा है करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब है करंट अकाउंट का इनफ्लो जो है वो कम है करंट अकाउंट आउटफ्लो से। तो भाई ये गलत बोल रहा है ये। अगर आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो सरप्लस कैसे हो जाएगा? सरप्लस तो तब होगा ना भाई जब इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो से। क्या होगा बच्चों? जब इनफ्लो ज्यादा होगा, इनफ्लो की तरफ मुंह खुला होगा, इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो से। तो भाई देख लो ना कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा है। देखो सेकंड नंबर देखो, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट इनफ्लो ज्यादा है करंट अकाउंट आउटफ्लो। बिल्कुल सही पेयर कह रहा है, बी हो गया इसका आंसर। सी और डी फिर पढ़ लेते हैं। कह रहा है बैलेंस करंट अकाउंट, बैलेंस करंट अकाउंट तब होगा जब इनफ्लो बराबर होगा आउटफ्लो के। ये गलत दे रहा है, देखो कह रहा है नॉट इक्वल बोल रहा है ये। और चौथे में क्या कह रहा है? करंट अकाउंट डेफिसिट, डेफिसिट तब होगा जब आउटफ्लो ज्यादा होगा इनफ्लो से। तो यहाँ पे कह रहा है ज्यादा या इक्वल, भाई इक्वल से काम नहीं चलने वाला, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। समझे मेरी बात को? नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स ए एंड बी। डिक्रीज इन बैंक रेट। भाई बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट पे सेंट्रल बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है, एक तरीके से समझ लो, उसको बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं भाई? बैंक रेट बोलते हैं उसे। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है या पैसा देता है, ऐसे समझ लो। ठीक है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है बैंक रेट अगर कम हो रहा है, बैंक रेट अगर कम हो रहा है, यानी कि कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा लेंगे, उससे ज्यादा पैसा लेंगे कमर्शियल बैंक, तो राइज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट ऑफ कमर्शियल बैंक, सी हो जाएगा इसका आंसर। इससे मनी सर्कुलेट भी इंक्रीज होगा। भाई मनी सर्कुलेट इंक्रीज होगा तो यही वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए में मनी सर्कुलेट को डिक्रीज कर रहा था, इसलिए ये नहीं होगा। देखो अगर बैंक रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आएगा तो पब्लिक के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक पब्लिक को ही तो लोन देता है आखिरकार। समझे मेरी बात को? तो सी ऑप्शन हो गया इसका। टेंथ क्वेश्चन है, अजर्शन रीजन क्वेश्चन है। वही अजर्शन दे रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। बिल्कुल ठीक कह रहा है। दिस पॉलिसी इन्वॉल्व्स मेजर्स टेकन टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक कह रहा है। अजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और अजर्शन एकदम सही एक्सप्लेनेशन है रीजन का। अजर्शन रीजन सही है अजर्शन का। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। समझे मेरी बात को? 11th क्वेश्चन है, इफ न्यू कंप्यूटर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन अ कंपनी एंड सम एम्प्लॉइज आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब ड्यू टू लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। भाई कंप्यूटर नॉलेज नहीं है बंदों को, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, इस वजह से उनको निकाल दिया गया है। कंप्यूटर नॉलेज ना होने की वजह से उनको निकाल दिया गया, तो बच्चों इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पे एक क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली आएगा ही आएगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। 12th क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू मेक फ्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 होता है। भाई इसका आंसर 6 to 14 होता है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बनाया था ये। 13th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट से बतानी कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है भाई। ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली द ऑनर बट ऑल्सो सोसाइटी इन जनरल। बिल्कुल सही कह रहा है। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर सिमिलर टर्म्स। बिल्कुल गलत कह रहा है। तो पहली स्टेटमेंट सही है बस, तो सी ऑप्शन हो गया। समझे मेरी बात को? देखो भाई 14th क्वेश्चन है, अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया सो अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। बिल्कुल सही कह रहा है, जितना भी पैसा होता था इंडिया का वो ब्रिटिशर्स ले गए थे। रीजन दे रहा है, इंडिया जनरेटेड अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द पीरियड। देखो इंडिया ने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस किया था, नो डाउट, बट वो सारा का सारा सरप्लस जो था वो ब्रिटिशर्स ले गए। कौन ले गए भाई? ब्रिटिशर्स सरप्लस जो था, सारा एक्सपोर्ट सरप्लस वो ब्रिटिशर्स ले गए। लार्ज एक्सपोर्ट जनरेट किया था, बट ये एक रीजन नहीं है ड्रेन ऑफ वेल्थ का।
तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, बट ये रीजन इस असर्शन का नहीं है। इस असर्शन का नहीं, तो भाई आंसर हो गया बी, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। भाई ये असर्शन का सही रीजन नहीं है, समझे मेरी बात को। तो ये 14 के 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप लोग चाहते हो और एमसीक्यूज और आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड करूं, तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।